स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र। जनवरी सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो कुछ फीके नोट पर हुई है। निफ्टी बैंक दोनों में मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी आप देखेंगे 63 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ 21,700 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में। वैसे डे हाई से हम करीब 62 पॉइंट नीचे कर रहे हैं कारोबार। लेकर आइए निफ्टी बैंक का हाल। निफ्टी बैंक 48,300 फिर 48,200 को टेस्ट करता हुआ, इनफैक्ट 200 के नीचे 48,191 के लेवल्स, और ये भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसला है। आप मिड कैप इंडेक्स का हाल देखें तो मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी रेजिलियंस देखने को मिली थी। ये इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर है। वैसे यहाँ पर भी एक नेगेटिव टिक देखा गया था और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अब कुछ पॉकेट्स जहाँ पर दबाव बना है, एक तो एचपीबीपी, आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ। एचपीसीएल ताज़ा भाव करीब 4% नीचे है ये। इसके साथ ही बीपीसीएल 3% के नुकसान पर और आईओसी भी करीब 2% नीचे, जहाँ पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट कट की तैयारी में है। 10 रुपये प्रति लीटर कटौती हो सकती है। कुछ भार ओएमसीज को भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये पॉकेट इसीलिए आज कमज़ोर पड़ा है। दूसरे पॉकेट्स जहां पर मुनाफा वसूली हो रही है उसमें सरकारी बैंक है, कुछ निजी बैंक भी है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो एसबीआई, कोटक जैसे काउंटर्स, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में सेल साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? 3 जानकार जो इस हफ्ते मैदान में हैं, पंकज रांदर, रूपक डे और स्वाति साथ समित चौहान, तीनों के रिटर्न्स क्या बने हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक, और आज की अप्रोच क्या रहेगी, इसकी बातचीत होगी। अब 12% के रिटर्न्स पंकज ने कमाए, करीब 11% के रिटर्न्स समित के थे और लगभग 8% के रिटर्न्स रूपक के थे। तो अच्छे रिटर्न्स इन्होंने तीनों ने मिलकर आपके लिए कमा कर दिए हैं। आज जो मार्केट थोड़ा सा फिसला है उसे कैसे पढ़ा जाए? समित बताइए, कैसे देख रहे हैं आज की मुनाफा वसूली? देखिए हर्षद, कल भी हमने जैसे बात की थी कि थोड़ा बहुत आपको हायर लेवल पे यस मुनाफा वसूली दिखेगी। थोड़ा एक कंजेशन जोन है 21,800 और 22,000 का एक बड़ा माइलस्टोन भी हम अचीव करने के नजदीक है। एक वन वे 3,000 पॉइंट्स की रैली लास्ट 2 महीनों में दिखी एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर सीरीज। एफआईएस का लॉन्ग शॉट रेशियो लगभग 11% के आसपास था, जो मल्टी ईयर लोज के आसपास था। वहां से अभी ये 70% तक आ चुका है। तो थोड़े बहुत ओवरबॉट हो चुके हैं मार्केट, तो हम एक मुनाफा वसूली जैन में देख सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है यहाँ पे। फिलहाल तो अगर आज के लिए बात करें तो यहाँ पे 21,650-70 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो प्रॉब्ली हम 21,650, 21,800 ये रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही हमारी यहाँ पे रणनीति रहेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक हेवीवेट्स थोड़ा हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक दिख सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान निफ्टी का। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? डिप्स पर खरीद रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग पर ज्यादा फोकस है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षिता जी, कल भी हम लोगों की बात हुई थी, सेम स्ट्रक्चर में मार्केट तो बुलिश लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली 22,000 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर रहने वाला है। और ऑप्शन डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो 21,700 से लेके 21,950 तक के अंदर ही आज की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि आज के दिन में सेल ऑन प्राइस वाला मामला रहेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम लोग अगले वीक में हम लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि दोबारा बाइंग रिज्यूम होगी और अच्छे और भी मूव्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन दिन की बात जहां तक रहेगी वहां पे सेल ऑन प्राइस का मोमेंटम रहेगा। रूपक, आपकी अप्रोच? जी, मेरे हिसाब से निफ्टी 21,650 और 21,750 के बीच पे ट्रेड कर सकता है पूरा दिन। और 750 के ऊपर जाता है तो एक रैली देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। तो ओवरऑल मेरा जो ट्रेड्स रहेगा पॉजिटिव साइड में रहेगा, लेकिन निफ्टी के बाहर ही रहने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक्शन वहीं पे बनेगा, मुझे लगता है। ओके, तो देखते हैं अब अप्रोच क्या रहेगी। अच्छा, बाय द वे टॉप ट्रेड्स तैयार हैं हमारे जानकारों के, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो जेएमआर एयरपोर्ट जो पंकज जी ने दिया और दूसरा कोल इंडिया जो रूपक ने दिया, दोनों ने अच्छी खासी कमाई कल की। इनफैक्ट कल तो कोल इंडिया आई थिंक 4% तक के गेंस देकर गया है। तो आज की क्या सिचुएशन बनेगी उस पर करते हैं बात।
पहले तो लेकर आइएगा आप समित का पोर्टफोलियो। इन्होंने क्या क्या स्टॉक्स कल से आज में कैरी किए हैं, क्या हुआ है कल और आज के बीच, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो जीएसपीएल होल्ड कर रहे हैं, ये 348 इनका टारगेट है, स्टॉप लॉस 294 का। बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो कल दिया था उसमें से इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है। समित, नया क्या ट्रेड है? यहाँ पे केआरबीएल के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज में था। यहाँ पे लास्ट 1-1.5 महीनों से हम एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग प्रोसेस देख रहे थे। उसके एक मल्टी ईयर लोज के आसपास 340 345 काफी एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है इसके लिए। और आज सुबह से हम अच्छी खासी खरीदारी, तो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है। कुछ की मूविंग एवरेज भी इसने ट्रैवर्स किए हुए वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे केआरबीएल का एक पोजिशनल टारगेट 422 का हम मान के चलेंगे। और यहाँ पे करंट लेवल पे अगर हम बाय करते हैं तो 358 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, केआरबीएल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। 358 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी का ये ट्रेड बनेगा। 422 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं पंकज का पोर्टफोलियो। और पंकज के पोर्टफोलियो में एनएमडीसी कल स्टील दिया था कल, और जीएमआर एयरपोर्ट दिया था कल के कल ही। पोजीशन इनकी दोनों में कट गई है। पंकज, आज का नया सौदा? हर्षदा जी, जीएईएल में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। जीएईएल 365 के करीब करीब चल रहा है। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे 350 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 395 तक के। फेंक देते नाम पर, वो बाउंसर जाता है। हमारे डायरेक्टर साहब ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। क्या गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है? जी जी मैम, करेक्ट, जी। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये आपके लिए वो ट्रेड अब स्क्रीन पर आ जाएगा, और आप कह रहे हैं 395 तक जाएगा, और साथ ही साथ 350 स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल वो ट्रेड जो पंकज ने पिक किया है। रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लीजिएगा, और यहाँ पर आप गौर करें तो एक तो एमसीएक्स ओपन है। एमसीएक्स इनफैक्ट 2023 के आउट परफॉर्मर्स में शामिल था, मुझे याद है। आज सुबह में कोल इंडिया और एनबीसीसी दोनों में पोजीशन काटी। कोल इंडिया में दरअसल प्रॉफिट बुक किया, एनबीसीसी में एग्जिट किया 81-80 के लेवल्स पर। नया ट्रेड रूपक? मेरा नया ट्रेड रहेगा संवर्धन मदरसन। स्टॉक एक डेली चार्ट पे ग्रामोफोन पैटर्न बनाया और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। मे बी नेक्स्ट वीक तक अच्छा खासा अपसाइड दिखेगा। 120 का टारगेट रहेगा, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 97 पे। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए। 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और 120 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर, तो बाय साइड का ट्रेड ये बन रहा है। अच्छा, तीनों जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, तो आपके पास कुछ ट्रेड आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ समय लेना चाहते तो ले लीजिए। तब तक हम एक कॉर्पोरेट स्कैन कर लेते हैं, और आज फोकस में है सैटिन क्रेडिट केयर। दरअसल कंपनी ने छोटे कर्ज देने के लिए कर्नाटका बैंक के साथ को लेंडिंग करार किया है। अब जब छोटा क्रेडिट की बात होती तो कितना छोटा क्रेडिट होगा और कितनी विजिबिलिटी है इन छोटे लोन्स की आगे। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एचपी सिंह जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका सिम्बीसी आवाज पर। तो जब आपने ये छोटे क्रेडिट के लिए को लेंडिंग का करार किया है, किस टिकट साइज के लोन्स की हम बात कर रहे हैं? सो एवरेज टिकट साइज है तकरीबन 45,000 के आसपास है, एंड ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल माइक्रो फाइनेंस के लिए दिया जाता है। इसका जो मैक्सिमम टिकट साइज जिस पे हम जा सकते हैं वो तकरीबन 75,000 to 80,000 रुपीज ही रहता है, एंड ये छोटे कारोबार के लिए और छोटे किसानों के लिए और छोटे कारोबार जो भी रूरल में उसके लिए दिया जाता है। कंसिडरिंग हाल ही में आरबीआई ने वो सब 50,000 वाले लोन्स पर रिस्क वेट्स कुछ बढ़ाए थे या फिर नॉर्मलाइज किए थे, क्योंकि पहले वो 125% ही हुआ करते थे, उसके मद्देनजर कितना रिस्क वेट आपको बढ़ाना पड़ सकता है? क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस टिकट साइज के लोन्स देने के लिए? तो जो रिस्क वेट्स बढ़े हैं वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए बढ़े हैं, परंतु उसके अंदर माइक्रो फाइनेंस लोन्स को एग्जेम्प्ट किया गया। सो हमारे रिस्क वेट नहीं बढ़े। हमारा रिस्क वेट अभी भी जो लेंडर देते हैं वो 100% पे ही है, वो 125% नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि
माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं ये एक्चुअली में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए होते हैं, इसीलिए उसको इस रिस्क वेट से बाहर रखा गया है। ओके, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। तो सिंह साहब, इस तरह के लोन्स की कितनी विजिबिलिटी है? व्हाट अमाउंट ऑफ योर लोन बुक लार्जली केटर्स टू दीज काइंड ऑफ लोन्स, अगर उसका मुझे अंदाजा दे सके? और 2024, क्योंकि हम अब नए साल में उतर ही रहे हैं, किस तरह का ऑफटेक देखने को मिल सकता है इन लोन्स में? जी देखिए, हमारे 100% लोन्स इसी तरह के होते हैं। सो दीज आर प्रैक्टिकली कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस इनकम जनरेटिंग लोन्स। ये इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली 24 स्टेट के अंदर और तकरीबन 1 लाख गांव के अंदर ये लोन बांटते हैं। ये विजिबिलिटी इतनी है कि मतलब इसकी जो डिमांड, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2024 में क्या है, इसकी डिमांड की गाइडेंस हमने दे रखी है जो कि 25% प्लस के आसपास है। और इसकी डिमांड बिकॉज नॉर्मल मानसून हुए हैं और नॉर्मल लेवल्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो इसकी डिमांड बहुत मतलब अच्छी आ रही है। और वी विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ दीज लोन्स बेसिकली फॉर दिस सेगमेंट, जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, इसको देने के लिए रहेगा। सो 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ईयर in terms of our disbursements. तो रफली कितनी बढ़त की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने लोन बुक में ओवरऑल? 25% प्लस की गाइडेंस है। 25% प्लस तक की गाइडेंस है। और रफली क्या मार्जिन्स आप एंजॉय करेंगे? क्योंकि अब यहाँ से अगला साइकिल ऑफ कोर्स रेट कट्स का होपफुली शुरू होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन, कब वो शुरू होगा, नॉट इफ। तो ऐसी स्थिति में मार्जिन्स जो आपने अब तक एंजॉय किए हैं वो क्या बरकरार रख पाएंगे? सो मार्जिन हमारे स्टेबल रहेंगे। अगर कोई रेट कट आता भी है उसको हम एक्चुअली में बोरोर को ही पास ऑन करेंगे। सो अगर हमारे लेंडर्स हमारे को कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे लेके आएंगे तो हम अल्टीमेट बोरोर को भी वो कॉस्ट ऑफ फंड उतनी नीचे लेके आएंगे। सो हमारा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा तकरीबन 12.5-13% के आसपास है एंड वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। And this is how this will pan out. Any rate cut which is going to happen is going to be passed on to the ultimate borrower, keeping the margins intact. वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। मुझे सर एक अंदाजा दे सके, कंसिडरिंग आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं, आपका क्या एक्सपोजर एमएसएमई साइड पर भी है? वहां पर डिमांड की क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? सो हमारी जो सब्सिडरी है वो एमएसएमई लेंडिंग करती है। उसमें भी सेम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, छोटे कारोबार में मतलब इनकम जनरेशन के लिए काफी जरूरत पड़ रही है एंड क्रेडिट फैसिलिटीज में काफी अच्छा टेक ऑफ है। एमएसएमई में भी इसी तरीके से काफी अच्छी टेक ऑफ है। हमारी एमएसएमई की बुक है वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के लोन्स देती है एंड उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिसबर्समेंट्स। सिंह साहब, फाइनली मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, ज्योग्राफिकली कंसिडरिंग इस साल हमने कुछ इलाकों में बाढ़ भी देखी विद रीसेंट बीइंग इन तमिलनाडु, क्या वहां पर आपका एक्सपोजर था? क्या रीपेमेंट्स पर इसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है? जी देखिए, बाढ़ की जब स्थिति होती है वो एक बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए इम्पैक्ट होता है। सो आपका क्या होगा, आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल गेट डिलेड। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है, वापस से आपका कारोबार और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, वो जो पेंडिंग डिमांड है वो दोबारा वापस आ जाती है। सो इट इज, जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से समय के लिए देयर इज अ डिले, but there is not a default which will happen. So that is how बाढ़ की स्थिति में ये प्रैक्टिकली चीज होती है। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए आपका आउटलुक यही रहेगा कि 25% तक की लोन ग्रोथ और मार्जिन्स में जितनी स्थिरता हो वो बरकरार रखेंगे? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू गुड लक फॉर 2024। सैटर्न क्रेडिट केयर स्टॉक आपके सामने 240 के आसपास कर रहा है कारोबार। MFI बिजनेस में कंपनी है और एक डिसेंट पिकअप लोन बुक में देखने को मिलेगा। जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वो बरकरार रखेंगे। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। जब लौटेंगे तो अब देखते हैं समित, पंकज और रूपक क्या एक और ट्रेड जोड़ते हैं अपने पोर्टफोलियो में या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों के पास एक एक ट्रेड है। आई थिंक समित ने एक आइडेंटिफाई कर लिया है। समित बताइए। यहाँ पे अवंतिक फीड के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में काफी दिनों के बाद एक अर्ली साइन ऑफ रिवाइवल दिख रहा है। तो यहाँ पे 398 का स्टॉप लॉस होगा
और जैसे ही ये 415-16 का लेवल ब्रेक करता है, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कर सकता है, वहां पे आपको एक मोमेंटम ट्रिगर होता दिखेगा 440 का इसका टारगेट। 440 का टारगेट रहेगा, 415 की तरफ बढ़ तो रहा है, 413 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये 440 का टारगेट, 398 स्टॉप लॉस। पंकज, कोई है ट्रेड? जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में देखते हैं कि क्या मोमेंटम आता है मार्केट में। नॉट अ प्रॉब्लम। रूपक, आपका क्या इरादा? मैं एक कॉल देना चाहूंगा आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी का मंथली चार्ट पे देख रहे हो कि बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में मतलब 2024 में तो आईआरसीटीसी में स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिलेगा। और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मेरा टारगेट रहेगा 1000 और स्टॉप लॉस रहेगा 858 का। 858 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1000 का टारगेट रहेगा। आईआरसीटीसी बाय साइड का ट्रेड जो रूपक ने दिया है, तेजी करके चले इधर। चलिए, तो ये आ चुके हैं आपके ट्रेड्स। पंकज कुछ और समय लेंगे, फटाफट से रैप कर देती हूँ। जो भी ट्रेड्स आए हैं, पंकज ने एक ही स्टॉक दिया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, 395 का टारगेट, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। और थोड़ा ठंडा है काउंटर। समित ने जीएसपीएल एक तो कैरी किया है और दो नए ट्रेड्स जोड़े। जीएसपीएल का टारगेट 348, 294 का स्टॉप लॉस। केआरबीएल नया जोड़ा, 422 का टारगेट है, 358 स्टॉप लॉस। फिर अवंती फीड्स पर फोकस किया अभी, 440 टारगेट, 398 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? जीएसपीएल 1% खींच रहा है, लेकिन 0.35% एंड 0.34% के रिटर्न्स केआरबीएल और अवंती फीड्स की तरफ से बन रहे हैं। अब आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो दो ट्रेड्स नए आए। आईआरसीटीसी 1000 का टारगेट, 858 स्टॉप लॉस। संवर्धन मदसन 120 टारगेट, 97 स्टॉप लॉस। ये दो नए हैं। और इन्होंने कैरी किया एमसीएक्स 3530 का टारगेट, 3100 का स्टॉप लॉस। एमसीएक्स आधा % नीचे, संवर्धन भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। आईआरसीटीसी अभी जोड़ा, तो देखते हैं आगे क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इसके साथ। अब ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए रिटर्न्स की। पंकज आगे थे, आगे हैं 12% के रिटर्न्स इनके, 10.79% के रिटर्न्स समित के एंड 6% के रिटर्न्स रूपक के बन रहे हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आगे पंकज एक और ट्रेड देंगे, कोई भी अगर बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके लिए पेश करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ऑफ कोर्स 1 बजे के कार्यक्रम के दौरान भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस दिन 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत ज़रूर होगी। और बाकी सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ गुड वन एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते क्योंकि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं नए साल की, तो 2024 का साल कैसा रहेगा इस पर हमने इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात की। और कोटक केएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का मानना है कि 2024 लार्ज कैप शेयरों के नाम रह सकता है। यहाँ पर बड़े पैसे बनने के चांसेस हैं। मार्केट कहां पे जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप इक्विटी में 1 साल के लिए निवेश नहीं करते। जैसे जैसे घटनाएं बनती है वैसे वैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगले साल 2024 में जो इस साल हमने लार्ज मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न में गैप देखा, उतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये हो सकता है कि रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट हो जाए कंपेयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर भी वैसा लगता था एंड हम गलत गए थे, बट इसलिए इस बार दोहरा रहे हैं कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। हर साल मार्केट जैसा हमने स्मॉल कैप में देखा वैसा रिटर्न नहीं दे सकते। वैल्यूएशन अभी फुल्ली प्राइस्ड है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करके निवेश करिए और मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने साथ लीजिए।